हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम औपचारिक संगठन के लाभ के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी लोक प्रशासन सेकंड यूनिट में औपचारिक संगठन के लाभ के बारे में अध्ययन करेंगे। औपचारिक संगठन यानी उद्देश्य के आधार पर संगठनों को दो प्रकार से बांटा गया है। एक आता है औपचारिक संगठन, एक अनौपचारिक संगठन, जिसमें से हमने औपचारिक संगठन के प्रकार, परिभाषाएं और उसकी विशेषताओं के बारे में हमने अध्ययन कर चुके थे। अब आता है हमारा औपचारिक संगठन के लाभ। औपचारिक संगठन के लाभ क्या है? औपचारिक संगठन के माध्यम से जटिल, दूरगामी, बहुआयामी लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। यानी औपचारिक संगठन का पहला लाभ है, औपचारिक संगठन के माध्यम से हम जटिल, दूरगामी, बहुआयामी लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारा कोई दूरगामी कोई लक्ष्य होता है। औपचारिक संगठन एक संवैधानिक संगठन होता है। नियमावली के अकॉर्डिंग इसका निर्माण होता है। इसके माध्यम से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में दूरगामी, बहुआयामी जो लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं या कोई भी चीज़ को लाना या प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम इस संगठन के माध्यम से आसानी और इजी तरीके से यानी कम पैसे में इसको प्राप्त कर सकते हैं। औपचारिक संगठन का दूसरा लाभ है, प्रत्येक कर्मी के अधिकार, दायित्व, सीमाएं निश्चित होने से समन्वय की प्रक्रिया सरल हो जाती है। औपचारिक संगठन में दूसरा लाभ यानी जो प्रत्येक कर्मकार होते हैं उनके अधिकार और दायित्व में सीमाएं निश्चित हो तो अपनी जो समन्वय यानी परस्पर जुड़ने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। उनके दायित्व अपने अपने निर्भर होने चाहिए और निश्चित होने चाहिए, और उनके अधिकार, प्रत्येक कर्मचारी का अधिकार खुद में होना चाहिए। ये औपचारिक संगठन का कहता है। औपचारिक संगठन की तीसरा लाभ आता है, अव्यक्तिगत तथा तटस्थ संबंध पक्षपात व देश को समाप्त कर देता है। यानी जो अव्यक्तिगत व्यवहार होते हैं तथा जो तटस्थ संबंध होते हैं जिसमें पक्षपात होता है, दो कर्मचारियों के मध्य पक्षपात होने लगता है या फिर देश के मध्य जो पक्षपात होने लगता है दो देशों के मध्य, उनको समाप्त कर देता है। कौन सा? औपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन एक संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से, जैसे एक देश का राजदूत दूसरे देश की राजदूत के माध्यम से दोनों देशों के संबंधों को आपस में जोड़ के रखता है, और दोनों दोस्तों यानी दोनों देशों के जो संबंध होते हैं उनमें पक्षपात नहीं हो पाता है, तटस्थ संबंध हो पाता है। उसमें अव्यक्तिगत भी नहीं हो पाता, यानी उसमें व्यक्तिगत यानी जो फेस टू फेस कागजी कार्रवाई के अनुसार दोनों में संबंध स्थापित होता है, वो भी एक औपचारिक संगठन के माध्यम से। औपचारिक संगठन के कार्य की गति प्राय तेज होती है। यानी औपचारिक संगठन का चौथा लाभ है, औपचारिक संगठन की जो कार्य होते हैं उनकी गति प्राय तेज होती है। क्या होती है? औपचारिक संगठन की जो गति होती है कार्य करने की, उनकी जो गति प्राय तेज होती है। औपचारिक संगठन का पांचवा लाभ है, किसी भी कार्य में रुकावट आने या असफल होने पर जवाबदेही यानी सुनिश्चितता की जा सकती है। औपचारिक संगठन के माध्यम से होता है, जैसे कोई भी गवर्नमेंट कार्य होता है उनमें रुकावट आ जाती है या फिर असफल हो जाता है, तो वो एक औपचारिक संगठन में क्या होता है, एक जवाबदेही होता है। तो इस व्यवस्था को ये क्या करता है, एक सुनिश्चित करता है। जबकि अनौपचारिक संगठन में यानी कोई भी कार्य रुकावट आने पर, असफल हो जाने पर वो जवाबदेही नहीं होता है, क्योंकि वो अपना एक निजी पक्ष रखता है। और जबकि ये औपचारिक संगठन एक संवैधानिक कार्य पर आधारित होता है, और कोई भी कार्य रुक जाता है या फिर असफल हो जाता है तो वह एक जवाबदेही होता है, यानी एक जवाब देता है सुनिश्चित करने के लिए। आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। औपचारिक संगठन का छठा लाभ। औपचारिक संगठन का छठा लाभ ये कहता है कि इस संगठन के माध्यम से
समुचित समन्वय स्थापित किया जा सकता है। यानी इस लाभ के द्वारा इस संगठन में माध्यम से जो समुचित आपस में भाईचारा समाज आज या सरकार और जनता के मध्य, प्रशासन और जनता के मध्य में ये समन्वय संबंध स्थापित किया जा सकता है। कौन से? औपचारिक संगठन के माध्यम से कर सकते हैं। इस प्रकार ये औपचारिक संगठन के 6 लाभ थे। औपचारिक संगठन माध्यम से यानी जटिल, दूरगामी और लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या होती है? आसानी हो जाती है। और प्रत्येक कर्मी के अधिकार दायित्व निश्चित होने के कारण ये प्रक्रिया क्या हो जाती है? समन्वय सरल हो जाती है। अव्यक्त तथा तटस्थ जो संबंध होते हैं वह पक्षपात व देश को दोनों को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। और किसी भी कार्य में रुकावट आने पर या असफल होने पर जो जवाबदेही वह सुनिश्चित करता गवर्नमेंट यानी औपचारिक संगठन का होता है। औपचारिक संगठन समुचित समन्वय व स्थापित किया जा सकता है। क्या करते हैं? समुचित समन्वय स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब पढ़ेंगे औपचारिक संगठन की हानियाँ क्या है और सीमाएं क्या है। औपचारिक संगठन की हानियाँ। औपचारिक संगठन की पहली हानियाँ या सीमाएं। पहली हानियाँ ये है औपचारिक संगठन के माध्यम में औपचारिक संगठन में मानवीय महत्व को भुला दिया जाता है। क्या दिया जाता है? मानवीय महत्व को भुला दिया जाता है, जिस कारण मानवीय संवेदनाएं दम तोड़ देती है। औपचारिक संगठन में जो मानवीय महत्व होती है इसमें मानव संबंध चलता है पर मानवीय महत्व को भुला देता है, जिसके कारण मानवीय जो संवेदनाएं पैदा हो जाती है और वो अपने स्तर पर क्या कर देती हैं? दम तोड़ जाती है। यानी इसमें मानव संबंध स्थापित कर सकते हैं पर उनकी संवेदनाओं का कोई महत्व नहीं दिया जाता है। यह ओनली नियम और कार्यालय यानी नियमावली पर आधारित होता है। इस कारण में मानवीय संवेदनाओं का कोई कार्य नहीं होता है। इसी प्रकार औपचारिक संगठन की दूसरी हानि है औपचारिक संगठन ऐसे संगठनों में नौकरशाही के दोष को पनपते हैं। यानी जो औपचारिक संगठन हैं उसमें नौकरशाही के दोष पनपते हैं। इसमें नौकरशाही वो होते हैं जो राज्य कर्मचारी कार्य करते हैं, उनमें आपस में पक्षपात होने का बड़ा छोटे होने के कारण उनमें नौकरशाही का दोष पनपने लगता है। औपचारिक संगठन की तीसरी हानि है औपचारिक संगठन संरचना शीघ्र संचालित होने वाली अनौपचारिक संस्थाओं में बाधा उत्पन्न करती है। क्या करती है? अनौपचारिक संचालित होने वाली जो अनौपचारिक संस्थाएं होती हैं उनमें बाधा उत्पन्न करती है। औपचारिक संगठन संरचना शीघ्र संचालित होने वाली जो अनौपचारिक संस्थाएं संरचना होती है उनमें बाधा उत्पन्न करती है, जबकि अनौपचारिक संस्थाएं औपचारिक संस्थाओं के माध्यम से ही इनकी स्थापना कर सकते हैं, जबकि अनौपचारिक संस्था एक निजी हित के लिए कार्य करती है, जबकि औपचारिक संगठन एक नियमावली के आधार में यानी नियमावली के आधार पर राजकार्य व सार्वजनिक कार्यों के आधार पर इसका कार्य करना होता है और ये सार्वजनिक कार्य हेतु के लिए आवश्यक होती है, जो शीघ्र संचालित होने वाली होती है। और ये अनौपचारिक संस्था को उनकी उत्पन्न होने में जो निजी हितों के लिए उसका अनौपचारिक संस्था का गठन किया जाता है उनको क्या करता है? रोकता है। उसके बाद आता है चौथी हानि है औपचारिक संगठन की चौथी हानि। औपचारिक संगठन की चौथी हानि ये कहते हैं कि निर्धारित नियम दायित्व तथा कार्य की व्यवस्था होने के कारण कर्मचारी समझौते को तैयार नहीं होता है। इस कारण से आपसी मनमुटाव पनप पाता है। यानी इसमें निर्धारित नियम होते हैं। क्या होते हैं? निर्धारित नियम होने के कारण दायित्व अलग अलग होते हैं और कार्य की व्यवस्था होने के कारण जो कर्मचारी होते हैं वो आपस में समझौते करने के लिए तैयार नहीं होते। इसी कारण इनमें यानी जो राज्य कर्मचारी होते हैं उनमें आपसी में क्या हो जाता है? मनमुटाव हो जाता है। इसमें निर्धारित नियम होते हैं
और ये सब कर्मचारियों का दायित्व अलग होता है और कार्य होते हैं, उनको व्यवस्था होने में गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण जो कर्मचारी होते हैं वो आपस में समझौते को तैयार नहीं कर पाता। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में अलवर ज़िले का स्टूडेंट का कोई काम है, यानी कोई काम है, तो वो जयपुर डिस्ट्रिक्ट वाले के पास जो बाबू बैठता है उसके पास जाएगा, तो उस टाइम पे अलवर डिस्ट्रिक्ट वाला बाबू नहीं आता है, तो उसको पास वो बोलेगा, तो जयपुर वाला बाबू ये बोलेगा कि ये अलवर डिस्ट्रिक्ट वाले बाबू का काम है, तो आज नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। तो इस कारण ये एक आपस में दोनों समझौते की तैयार नहीं हो पाते। इस कारण दोनों में क्या हो जाता है, एक मनमुटाव, क्योंकि यही परिस्थिति फिर वापस अलवर और जयपुर वाले के दोनों की मदद आ जाती है। उसके बाद हमारा औपचारिक संगठन की 5वीं हानि है अधिकार तथा सत्ता का व्यक्तिगत हितों तथा संबंधों में दुरुपयोग किया जाता है। जो अधिकार और वह सत्ता का उपयोग व्यक्तिगत हितों व संबंधों में इसका दुरुपयोग किया जाता है। जो औपचारिक संगठन होती है, गवर्नमेंट संस्थाएं होती है, जो अपने जो राज्य कर्मचारी होते हैं वो अपने अधिकार और सत्ता का अपने खुद के स्वार्थ के हितों के लिए संबंधों में क्या करते हैं, इसका दुरुपयोग करते हैं। यानी उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी अधीनस्थ को अधिकारियों को अपनी हितों की पावर के कारण उनको दबा देते हैं या कुचल देते हैं, उनका शोषण करने लग जाते हैं। उच्च अधिकारी अधीनस्थ अधिकारियों की शोषण करने लग जाता है और ये अपनी सत्ता या अधिकार का, जैसे कोई नेता है जिसकी सरकार बनी है, तो वो दूसरे विपक्ष वाले नेता पर क्या करेगा, अपनी व्यक्तिगत हितों को, वो अपने संबंधों को डालने की कोशिश करेगा और अपनी शक्तियों का क्या करेगा, दुरुपयोग करेगा। इस कारण इसे 5वां नियम कहा जाता है, या सॉरी हानि। 6ठी हानि है हमारी छठी हानि ये कहती है कि औपचारिक संगठन की विशिष्टता के कारण कार्मिकों के दृष्टिकोण संकुचित हो जाता है। इसमें प्रत्येक कर्मचारी अपनी एक विशिष्टता को महत्व रखता है, जिसके कारण कार्मिकों में दृष्टिकोण क्या रह जाता है, एक क्षेत्रीय रह जाता है, यानी व्यापकता नहीं पाई जाती है। क्या रह जाता है, एक संकुचित दृष्टिकोण दोनों में छेद रह जाता है। सबके पास अपनी अपनी शक्तियाँ होने के कारण, उनमें विशिष्टता कार्मिक होने के कारण कार्मिक अपनी दृष्टिकोण को क्या करता है, संकुचित हो जाता है। इस कारण दोनों में भाव पनपने लगता है। इसके बाद से हम अब हमारा अगली हेडिंग आएगी अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन क्या है? अनौपचारिक संगठन ये होता है कि ये संगठन औपचारिक संगठन के छाया संगठन होते हैं, यानी जो औपचारिक संगठन होता है उसके नीचे कार्य करता है। व्यक्ति अपने हितों की आवश्यकता के अनुसार अनौपचारिक संगठन की क्या करता है, स्थापना करता है। औपचारिक संगठन ये संगठन औपचारिक संगठन के छाया संगठन होते हैं। क्या कहता है, अनौपचारिक यानी अनौपचारिक संगठन होता है ये एक निजी संगठन होता है जो व्यक्ति अपने हितों की आवश्यकता के अनुसार इसकी स्थापना करता है, और ये एक स्वतंत्र नहीं होता क्योंकि यह एक औपचारिक संगठन के अकॉर्डिंग ही कार्य कर पाता है।